तो वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूअर्स द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आप लोगों में से बहुत लोग वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना मुझे सीतापुर से मधुर जी ने भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको मधुर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मधुर है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये घटना 1970 के करीब की है। इस वक्त मेरी उम्र करीब 26 साल की है। जब ये घटना घटी थी तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दरअसल इस घटना को मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। मेरे दादाजी अब तो इस दुनिया में नहीं है कि 2020 के कोविड में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। दादाजी अक्सर कहते थे कि यह घटना एकदम सत्य है। ये घटना उनके गांव की है, जब वो महाराष्ट्र में रहा करते थे। जब ये घटना घटी थी तब शायद मेरे पिताजी की उम्र करीब 20 साल की थी। वो दादाजी के साथ ही उस रात में अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। दादाजी के गांव में बहुत पहले एक औरत की मौत हो गई थी। उसकी मौत का रहस्य कोई भी नहीं जानता है। उस औरत की लाश एक पेड़ से रस्सी से लटकी हुई पाई गई थी। कई लोग कहते हैं कि उसके साथ कोई दुष्कर्म करके उसे वहां पर मार के टांग दिया गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि वो औरत शुरुआत से ही थोड़ी पागल थी, उसका दिमागी संतुलन भी हिला हुआ था। दादाजी उसको उसके बचपन से देखते आ रहे थे। जब उसकी मृत्यु हुई तब भी उसकी उम्र करीब 22 से 23 वर्ष की थी। गंदे कपड़े पहन के अक्सर पूरे गांव में घूमा करती थी, खुले बाल। उसका कोई परिवार वाला भी नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी, लेकिन वो भी उसका ध्यान नहीं रख पाती थी क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार रहा करती थी। रात के अंधेरे में वो अक्सर रात में टहला करती थी और सबके घर पे जाके खाना मांगा करती थी। लोग उसे खाना दे भी दिया करते थे क्योंकि लोगों को उस पर तरस आता था। पागल क्यों हुई थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके बारे में तो मुझे ढंग से याद भी नहीं है और न ही दादाजी को। लेकिन उसकी मृत्यु का राज कभी भी किसी को पता नहीं चला। आमतौर पे उसकी मौत को लोग आत्महत्या ही मानते थे, लेकिन मेरे दादाजी का ऐसा कहना नहीं था। दादाजी कहते थे कि उसमें इतना भी दिमाग नहीं था कि वो ढंग से बात कर सके, तो उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया कि वो एक रस्सी खरीद के खुद को फांसी लगा सके। लेकिन खैर, दादाजी इन सब झमेलों में नहीं पड़ने वाले थे। इस बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी, पर किसी ने ज़्यादा उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने भी इस मसले में अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं समझा। उस लड़की की मौत हुए करीबन 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन बाद एक अजीब सी अफवाह उड़ी कि उस लड़की को रात के अंधेरे में खाना मांगते हुए देखा गया। लोगों ने उसको कई बार देखा। उसने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, ना ही उसने किसी से कोई बात करने की कोशिश की। वो बस चुपचाप आती थी, खाना मांगती थी। उसका वैसा ही चेहरा था, एकदम हूबहू वैसे ही। वही उम्र, वही हाइट और चलने का वही तरीका। जब कोई उसे खाना दे देता था तो वो चुपचाप चली जाती थी, और अगर कोई उसे खाना नहीं देता था तो वो उसका तब तक पीछा करती थी जब तक वो उसके घर नहीं पहुंच जाता, और उसके बाद वो वापस चली जाती। उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ऐसी अफवाह पूरे गांव में फैल गई, और जहां तक लोग उस लड़की को जानते थे वहां तक ये अफवाह फैल गई। जिन जिन लोगों ने इस लड़की को दोबारा रात में देखा था, उन सबसे जब पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि वो हूबहू वैसे ही थी। करीबन 6 से 7 लोगों के अलावा रात में किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटी। लोगों को एक वहम भी लगता था, क्योंकि अगर वो एक डायन थी तो किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती थी, और वो अगर सच में भूत है तो आखिर वो लोगों को नजर क्यों आती है। ऐसी ही कई अफवाहें, बातें और अजीब अजीब से दृश्य देखे जाने के बारे में लोग उस लड़की के बारे में अफवाह फैलाने लगे। हालांकि हमारे गांव में ज्यादा उस चीज पर कोई भी विश्वास नहीं करता था, न ही मेरे पिताजी और न ही मेरे दादाजी और उनके घर वाले। ज्यादातर गांव के लोगों ने उसको उसी जगह पर देखा है जहां पर उसकी लाश टंगी मिली थी, इमली के एक बड़े से पेड़ के नीचे। वो वहीं पर ही बैठी रहती है, वहां से आने जाने वाले लोगों से खाना मांगा करती है।
इसलिए इस खौफ की वजह से उस जगह से लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, खास करके छोटे बच्चे जो दिन भर वहां पर खेला करते थे। और जो घटना मेरे पिताजी और दादाजी के साथ घटी थी वो मैं आपको बताता हूँ। काफी ज्यादा रात हो रही थी। दादाजी और पिताजी साइकिल से घर की तरफ वापस लौट रहे थे। वो लोग किसी शादी में गए थे। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो पापा और दादाजी के साथ गई नहीं थी। तो दादाजी ने उनसे बोला था कि वो लोग रात में ही लौट आएंगे। उस वक्त दादाजी रात में लौटने वाले नहीं थे, लेकिन दादी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वो शादी में नहीं रुके और पापा के साथ लौट के वापस आने लगे। जहाँ पर वो घर था, शादी का वो एरिया उस घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, करीबन 6-7 गांव छोड़ के। वो गांव का रास्ता उसी पेड़ के पास से होके गुजरता था जहाँ पर उस डायन को बैठा देखा जाता था। हालांकि जैसा मैंने बताया कि दादाजी और पिताजी इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। हालांकि वो कई बार रात में उस जगह से गुजर चुके हैं, उनको ऐसा कुछ एहसास भी नहीं हुआ, इसलिए उनको इस बात की और संतुष्टि थी कि ये सब बस एक वहम है। वो लोग वहीं से ही लौट रहे थे। रात हो रही थी, बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी, हवा भी चल रही थी, इसलिए पापा को साइकिल चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। उस वक्त की साइकिल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मोटे डंडे वाली साइकिल। दादाजी पीछे ही बैठे हुए थे और पापा साइकिल को चला रहे थे। साइकिल चलाते वक्त बारिश की वजह से एक गड्ढा पानी से पूरा भरा हुआ था, जो कि पिताजी को दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उस गड्ढे में ही साइकिल को उतार दिया, जिसकी वजह से साइकिल की चेन बुरी तरीके से टूट गई थी और दादाजी और पिताजी दोनों लोग उसी पानी में गिर गए। किसी तरह उन्होंने खुद को उठाया। रात के अंधेरे में उन्हें ढंग से दिखाई नहीं दिया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। दादाजी के पास उस वक्त की टॉर्च थी, जिससे वो देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। पिताजी और दादाजी को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी और इस बात की उन्हें ज़्यादा संतुष्टि थी। साइकिल का चेन टूट जाने की वजह से साइकिल अब चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो लोग साइकिल को लेकर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता अब और ज़्यादा दिक्कत भरा हो गया था, क्योंकि पूरे रोड पे पानी भरा हुआ था, गड्ढे काफ़ी ज़्यादा थे। उन दोनों के कपड़े बुरी तरीके से गीले हो चुके थे। जोर से हवा चलने की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और उसी बारिश में वो लोग घर की तरफ जा रहे थे। देर भी होती जा रही थी। दादी की तबीयत खराब थी। अगर उनकी तबीयत ना खराब होती तो वो कहीं रुक भी जाते, लेकिन जल्दी में घर भी पहुंचना था। वो उस वक्त वहां पर अकेली थी। इसी तरह बारिश में चलते हुए पिताजी और दादाजी जहां पर उस लड़की की लाश लटकी हुई थी, वहां पर पहुंचने के बाद उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर तक वो लोग रुक गए। दरअसल वो पेड़ काफी ज्यादा घना था, उसके नीचे पानी की बूंदें थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए वो लोग बस वहीं कुछ देर तक खड़े रहे। दादाजी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, क्योंकि उनको ठंड बहुत ज़्यादा तेज लग जाती थी और इसी हड़बड़ी में उन दोनों को यह भी ध्यान नहीं रहा कि वो उसी पेड़ के नीचे खड़े हैं जहां पर उस लड़की की लाश लटकी हुई थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कुछ देर तक वहीं पर ही खड़े रहे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आवाज़ भी बहुत धीमे सुनाई दे रही थी। वहीं पर खड़े होने के बाद उनको कुछ अजीब सी हलचल हुई। हलचल मतलब ऊपर के पेड़ का हिस्सा काफ़ी तेजी से हिलने लगा, जैसे कि कोई एक डाल को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिला रहा हो। शुरुआत में तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद बारिश की वजह से वो डाल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हिल रही है और उस वक्त हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इसलिए वहाँ पर किसी के होने का कोई भी अनुमान इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया। जब वो लोग वहाँ से चलने लगे और बारिश हल्की फुल्की धीमी हुई, उसके बाद बारिश थोड़ी सी धीमी हुई और फिर पिताजी और दादाजी वहाँ से दोबारा चलने लगे। जब वो लोग आगे बढ़े तो पेड़ की वही डाल जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिल रही थी, उसके ऊपर से एक लड़की आके नीचे गिरी और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से। वो उसके गिरने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दी। वो लोग करीबन उस पेड़ से 2 से 3 मीटर की दूरी पर ही थे और जहाँ पर वो गिरी थी वहाँ से उन्हें वो साफ साफ नजर आ रही थी। दादाजी और पिताजी ने दोनों ने उसको देखा, लेकिन वो दोनों उसे उठाने नहीं गए क्योंकि वो थोड़ा डर गए थे। अचानक से कोई नीचे गिरा। पहले तो उनको ये सब उनका वहम, दोनों लोगों को पहले ये सब बस उनका वहम लग रहा था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे देखा तो वो लड़की अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। उन दोनों ने उसका चेहरा देखा। वो हूबहू वही लड़की थी जिसकी मौत हो चुकी थी, जो रस्सी से लटकी पाई गई थी और जिसके बारे में अफवाहें पूरे गांव वालों ने सुनी है। उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। पिताजी ने डर की वजह से साइकिल वहीं पर छोड़ दी, दादाजी का हाथ पकड़ा और तेजी से गांव की तरफ दोबारा चलने लगे। उस लड़की की चलने की रफ्तार भी उतनी ही तेज थी
जितनी तेज पिताजी की और दादाजी की। दादाजी थोड़ा सा धीमे चल रहे थे, इसलिए पिताजी को उनको पकड़ के जल्दी जल्दी खींचना पड़ा। दादाजी हाफ भी रहे थे और वो लड़की लगातार उनके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। पीछे आते वक्त वो लड़की उनसे खाना मांग रही थी, रोटी। कह रही थी उसे भूख लगी है, उसको अपनी माँ के लिए खाना ले जाना है, खाने के लिए कुछ दे दो। और ये बोलते हुए वो हंस भी रही थी। उसकी हंसी की वजह से पिताजी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब दादाजी मुझे इस घटना के बारे में बता रहे थे तब पिताजी भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने भी मुझे बताया। अब दो लोगों की बताई गई एक ही घटना गलत तो नहीं हो सकती है। फिर पिताजी दादाजी को पकड़ के तेजी से भागने लगे और वो लड़की भी उनके पीछे उतनी ही तेजी से भाग रही थी। दादाजी का भागना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस जमाने में उन्होंने धोती पहन रखी थी जो कि पूरी तरीके से गीली थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहे थे। फिर किसी तरह पिताजी ने दादाजी को धीरे धीरे लेकर गांव की तरफ भागते हुए गए। तब तक उस डायन ने कुछ भी नहीं किया। वो बस चुपचाप पीछे चलती रही और खाना मांगती रही और वो उनके पीछे पीछे उनके घर की तरफ आ रही थी। रात के करीबन 1 या 2 बज रहे होंगे। बारिश की वजह से पूरा गांव अपने अपने घर में घुसा हुआ था। रात में कुत्ते भी बिल्कुल नहीं दिख रहे थे जो कि रात में भौंका करते हैं। उस दिन पिताजी या दादाजी चाहते तो चिल्ला के भी सबको बुला सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन दोनों ने एक भी आवाज़ नहीं की। वो बस चुपचाप घर की तरफ जा रहे थे और वो पीछे लगातार उनसे खाना मांगे जा रही थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। पिताजी एक बार पीछे पलटे थे। उन्होंने उसको देखा था। उसका चेहरा पूरा फूला हुआ था, आंखें काली और अंदर घुसी हुई थी। उसकी आवाज़ तो पूरे गांव को याद थी कि वो कैसी थी, और वो वही थी। उसने किसी को कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप पीछे पीछे आ रही थी। जैसे तैसे वो लोग घर पहुंच गए। घर अंदर से बंद था। दादी अंदर सो रही थी। पिताजी और दादाजी लगातार दरवाजे को खटखटा रहे थे। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें दरवाज़ा खोलने में थोड़ा सा वक्त लग गया। इतनी देर में वो वहीं भरी खड़ी थी और लगातार खाना मांगे जा रही थी। ताजुब की बात तो ये हुई, जब दादी ने दरवाज़ा खोला तो वो दोनों तुरंत घर के अंदर घुस गए, घबराए हुए, डरे हुए। दादी ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। वो लोग कुछ भी नहीं बोले, कुछ देर तक शांत थे। पिताजी दादाजी को अंदर लेकर गए और फिर उन्होंने दरवाजे के छोटे से बने हुए छेद से बाहर की तरफ देखा। वो गायब हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद होते ही वो हवा की तरह गायब, जैसे कि वो वहां पर कभी थी ही नहीं। दादाजी तो थोड़े संभले हुए थे, लेकिन डर की वजह से पिताजी का बहुत बुरा हाल था। उन्होंने अपनी साइकिल भी वहीं पर ही छोड़ दी थी। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो साइकिल जाके ले। फिर वो लोग सुबह का इंतजार करने लगे, जिसके बारे में दादाजी ने किसी को भी नहीं बताया, वरना लोग समझते कि वो अफवाह फैला रहे हैं। बस इतना ही बोला कि साइकिल खराब होने की वजह से रात में पिताजी ने साइकिल वहीं पर ही छोड़ दी थी। जब अगले दिन वहां पर कुछ लोग गए साइकिल उठाने के लिए तो साइकिल वहां पर थी ही नहीं। शायद कोई चोरी करके ले गया होगा या फिर कोई उठा के ले गया होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। दादाजी ने बताया था कि पूरी रात पिताजी की तबीयत खराब रही और वो लोग भीग भी काफ़ी ज़्यादा गए थे। 1 हफ्ते तक दादी और पिताजी दोनों लोग बीमार रहे। हालांकि दादाजी भी पूरी तरीके से भीग गए थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। इस घटना के बारे में दादाजी ने तो किसी को नहीं बताया था, लेकिन पिताजी ने अपने दोस्तों को बताया था और दादी को भी। और फिर इस घटना के बारे में दादाजी ने मुझे बताया। दादाजी का कहना है कि हो सकता है उसकी आत्मा आज भी भटक रही हो। लेकिन कुछ सालों बाद दादाजी और पिताजी ने उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हमारा गांव आज भी वहां पर है, पर ज़्यादा कोई जाता नहीं है, और इस घटना का सच तो वहां जाके ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना सानू जी ने मुझे भेजी है। सानू जी ने ये घटना मुझे बिहार से भेजी है, और अब आगे की घटना मैं आपको सानू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सानू है। ये घटना 2004 की है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। उनका जॉब सेल्स का था, तो अलग अलग शहर में उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर भी किराए पर रहते थे। अब तो हमने अपना खुद का घर खरीद लिया है, लेकिन पहले जब पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और अलग अलग जगह रूम रेंट पर लेना पड़ता था। इस बार जहाँ पर पापा का ट्रांसफ़र हुआ था वो थोड़ा गांव का इलाका था, लेकिन जहाँ पर वो घर मिला था वो काफ़ी पक्का बना हुआ घर था, ईंटे का। हालांकि उस पर प्लास्टर ढंग से नहीं हुआ था, लेकिन उसमें 3 से 4 कमरे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और वो घर
उनको उनकी कंपनी की तरफ से ही मिला था। हम लोग वहीं पर ही रहते थे। घर बड़ा था, 3 फ्लोर का। हम लोग बीच वाले फ्लोर पर ही रहते थे। नीचे के फ्लोर पे उनके ऑफिस का काम होता था और ऊपर के फ्लोर पे हम लोग रहते थे, और उसका ऊपर का फ्लोर पूरा खाली था। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते थे। मैं, मेरी बड़ी बहन, पिताजी और मम्मी। मेरी बड़ी बहन की तो अब शादी हो गई है। उसकी और मम्मी की हाइट लगभग सेम ही थी। हम वहीं पर ही रहते थे। हमें वहां पर रहे 2 दिन हो चुके थे। एक बार मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। शाम का ही वक्त था। उस समय मेरा स्कूल भी बदल गया था, तो बस मैं अपने पुराने बुक से रिवीजन कर रहा था। मम्मी की और पापा की आवाज़ बाहर वाले कमरे से आ रही थी, जिसमें मम्मी पापा थे। मैं पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो मैंने सोचा कि मैं जाके उनके पास बैठूं। आमतौर पे इस वक्त मम्मी खाना बनाती हैं, क्योंकि शाम का वक्त था। लेकिन उस वक्त वो लोग वहीं पर बैठे थे और मुझे थोड़ी बहुत भूख लगना भी चालू हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी कॉपी किताबों को रखा और तुरंत मम्मी पापा के कमरे की तरफ जाने लगा। जब मैं उनके कमरे की तरफ जा रहा था तो मैंने किचन को देखा, जो कि जस्ट मेरे कमरे के सामने ही है। वहां पर कोई खड़ा था और जिसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया हुआ था, यानी कि गैस की तरफ जिसपे खाना बनाते हैं। मैंने वो चीज़ बस 2 सेकंड के लिए देखी और भागते हुए मम्मी पापा के कमरे में चला गया। मुझे पहले यही लगा कि शायद दीदी वहां पर खड़े होकर काम कर रही है, मम्मी आराम कर रही होंगी, और वो दृश्य बस कुछ ही सेकंड का ही था। मैं जैसे ही बाहर वाले कमरे में गया, मैंने देखा कि उस कमरे में मम्मी पापा और दीदी तीनों लोग बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। मैंने तुरंत मम्मी से बोला कि आप यहाँ पर हो और दीदी यहाँ पर है, तो किचन में कौन है? मम्मी ने बोला किचन में कोई नहीं है। मैंने कहा कि मैं अभी किसी को देख कर आया हूं। उन्होंने कहा तुम तुरंत जाके देखो, कोई घुस तो नहीं गया है। मैं भागते हुए फिर किचन में गया और वहां पर कोई भी नहीं था। घर का मेन दरवाजा अंदर से ही बंद था, किसी के आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा। मैं मम्मी के पास आके बैठ गया और फिर मम्मी पापा, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम सब मिलकर टीवी देखने लगे। अब मम्मी और बहन ने जाके खाना बनाया। मैं पापा के पास ही बैठा बैठा सो गया। उस रात को मैंने खाना भी नहीं खाया। मुझे आज भी याद है, मम्मी मुझे लगातार खाने के लिए जगा रही थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नींद में था कि उठा ही नहीं। उसके बाद रात के करीबन 1 से 2 बजे मुझे दोबारा बहुत ज़ोर की भूख लगी। मैंने फिर मम्मी को उठाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख लग रही है। मम्मी पहले तो मुझ पर गुस्सा हुई, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही मेरे लिए खाना निकाल के साइड में किचन में रख दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जाके खाना निकाल के खा लूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने लाइट जलाई और मैं किचन में दोबारा गया। किचन में मैंने अपने खाना निकाला और बाहर बैठ के खाने लगा। मेरे किचन के जस्ट बाहर एक छोटा सा बक्सा था। मैं उसी के पास स्टूल लगा के उस पर बैठ के खाना खाने लगा। वो काफ़ी पुराना स्टूल था और वहीं का ही था। वो उसी घर में ही पड़ा हुआ था। मैं जैसे ही स्टूल पे बैठा और खाना खाने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजर के गया है। मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखने लगा। कोई भी नहीं था। कमरे से बस पापा की और मम्मी के खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। दीदी भी अपने कमरे में सो रही थी। उस वक्त रात में मैं अकेले जग रहा था। मुझे लगा कि दोबारा शायद ये मेरा कोई वहम है। मैंने उस वक्त भी ध्यान नहीं दिया। उस वक्त वहाँ पर गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने तुरंत फ़ैन ऑन किया और वहीं पर बैठ के खाने लगा। करीबन 5 मिनट बाद मैंने देखा कि किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। मैंने उसे अपने सामने बंद होते हुए देखा, लेकिन मुझे लगा कि शायद हवा चलने की वजह से दरवाज़ा बंद हो रहा है। वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ और जैसे ही पूरा बंद होने वाला था, अचानक से वो फिर से पीछे की तरफ खुल गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में। ये देख के मैं उस स्टूल से तुरंत खड़ा हो गया। मेरे मुंह में एक निवाला था, वो भी डर की वजह से मेरे मुंह से नीचे गिर गया। उस वक्त मैं चिल्लाया भी नहीं और कुछ भी नहीं बोला। मैंने थाली को वहीं पर रख दिया, खाना भी पूरा नहीं खाया और जाके पापा के पास सो गया। जब सुबह हुई तो मम्मी मुझे डांटते हुए उठा रही थी। उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने रात में खाना नहीं खाया और प्लेट वहीं पर ही छोड़ दी। मैंने उन्हें बताया कि रात में मैं डर गया था। जब मैंने उन्हें ये बताया तो उन्होंने मुझे और डांटा और बोला कि मैं बहाने दे रहा हूँ, खाना बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा था। उसके बाद पापा नीचे ऑफिस में ही चले गए और मैं पूरा दिन मम्मी के साथ था। मैंने जो महसूस किया मैंने उन्हें बताया, लेकिन मुझ पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद मम्मी कुछ देर के लिए बाजार चली गई। मैं बाहर खेलने के लिए चला गया था और पापा नीचे ऑफिस में थे।
मम्मी घर पर अकेली थी, लेकिन दीदी को यह नहीं पता था कि वो बाजार गई हैं, क्योंकि जब मम्मी बाजार जा रही थी तब दीदी सो रही थी। अब जो घटना दीदी के साथ घटी वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। थोड़ी शाम हो गई थी, मैं नीचे पापा के ऑफिस में ही था। दीदी अचानक से उठ गई। उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको जोर से आवाज़ दी है और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के। जब वो उठी तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके कमरे के बाहर जो पर्दा था उसके बाहर एक बल्ब लगा हुआ था। अगर कोई उस कमरे के बाहर खड़ा हो तो उसकी परछाई साफ साफ पर्दे पे पड़ती है। दीदी अपने बेड पे लेटे हुए देख रही थी कि उस पर्दे पे किसी औरत की परछाई है जो कि अपने हाथ को उठा के बार बार सर पर रख रही है। और जब वो अपने हाथ को उठा के सर पर रख रही थी तो उसकी चूड़ियों की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। उसको लगा कि मम्मी है और वो लगातार मम्मी को बुला रही थी। उसका सर दर्द हो गया था क्योंकि वो अचानक से उठी थी। उसने मम्मी से कहा कि वो उसे एक कप चाय बना के दे दे, लेकिन वो परछाई अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। दीदी ने 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। और वो परछाई तभी पर्दे पर बनती है जब कोई दरवाजे के जस्ट पास खड़ा हो। फिर दीदी उठी और उस परछाई के पास जा रही थी। अभी तक उसको कुछ भी नहीं पता था। उसने जैसे ही उस पर्दे को हटाया वो परछाई वहां से गायब हो गई और दरवाजे के पास कोई भी नहीं खड़ा था। ये चीज देख के दीदी बहुत हैरान हो गई। उस कॉरिडोर पे कोई इतनी जल्दी गायब भी नहीं हो सकता था। कोई और मजाक भी नहीं कर सकता था। मैं तो नीचे था और मम्मी इस तरह का बेहुदा मजाक तो नहीं करेंगी। दीदी को बहुत ज्यादा अजीब लगा। फिर वो तुरंत अपने कमरे से निकल के नीचे ग्राउंड की तरफ आने लगी। तब उसने देखा मैं, पापा और मम्मी तीनों लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तब दीदी ने मम्मी से पूछा कि आप कहाँ गई थी। मम्मी ने बताया कि वो बाजार गई थी और वो परछाई किसकी थी दीदी को नहीं पता चला। दीदी ने मम्मी को बताया कि वहां पर कोई खड़ा था, कोई औरत खड़ी थी, लेकिन मम्मी ने उसकी भी बात पर विश्वास नहीं किया। जब दीदी ने ये बात बताई तब मैंने मम्मी को यह बताया कि दीदी ने और मैंने सेम एक्सपीरियंस किया है, घर पे कुछ ना कुछ तो है। मम्मी को अभी तक इस चीज़ पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। मम्मी को विश्वास तब हुआ जब उनके साथ ये घटना घटी। 2 दिन बीत चुके थे, सब कुछ नॉर्मल था। मुझे पता चल गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, और साथ में मेरी बहन को भी। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि हम 2nd फ्लोर पर रहते थे। 3rd फ्लोर लॉक ही रहता था, लेकिन 3rd फ्लोर पर एक जाली लगी हुई थी जिससे ऊपर से नीचे का सब कुछ दिखाई देता है और नीचे से ऊपर भी आराम से देखा जा सकता है। जब भी बारिश होती है तो ऊपर की जाली से छत से पानी टपकते हुए पूरा नीचे 1st फ्लोर तक जाता है, क्योंकि पूरी छत एक ही जाली से कनेक्टेड है। हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आसमान साफ साफ दिखाई देता है। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैं, दीदी और पापा टीवी देख रहे थे। खाना बनाते वक्त मम्मी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। मम्मी को लगा कि दीदी है। मम्मी ने दीदी से बोला, सानू तुम जल्दी से आटा सान लो, मैं रोटियां बेल देती हूँ, देर हो गई है, खाना बना देती हूँ, पापा भूखे होंगे। मम्मी ये सब बोलते हुए सब्जियां काट रही थी। मम्मी ने एक बार भी पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा। उनको ये एहसास हो गया था कि पीछे कोई ना कोई तो जरूर खड़ा है। वो दोबारा बोली और फिर वो पीछे पलट के देखी तो वहां पर कोई भी नहीं था। जब वो किचन से बाहर आके देखी तो ऊपर के फ्लोर की जाली से उन्होंने देखा कि कोई औरत बैठ के उन्हें देख रही है, और वो बहुत ही अजीब पोजीशन में बैठी हुई थी, जैसे कोई अपने पैरों को फैला के बैठता है। मम्मी उसको और वो मम्मी को कुछ सेकंड तक देखती रही। उसके बाद वो घर के अंदर भाग गई, मतलब जाली के दूसरी साइड। मम्मी को लगा कि शायद घर के ऊपर कोई चोर घुस गया है। मम्मी तुरंत भागते हुए ऊपर गई, और भागते हुए जब वो ऊपर जा रही थी तो उन्होंने चिल्ला के पापा को और दीदी को ऊपर बुलाया, बोला कि ऊपर कोई चोर घुस गया है। जैसे ही वो लोग भागते हुए उनके पीछे गए, मम्मी ने देखा कि ऊपर वाले फ्लोर में तो ताला लगा हुआ है जो कि अंदर से बंद है। जब ये बात मम्मी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले हम लोग कभी ऊपर के फ्लोर पर गए ही नहीं थे और ना ही देखने की कोशिश की कि वो बंद है या खुला है। मम्मी को लगा कि शायद ऊपर कोई फंसा हुआ है या फिर ऊपर किसी को बंद रखा है। उन्होंने लगातार दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी की कोई भी आवाज़ नहीं आई। उनकी आवाज़ गूंज रही थी। पापा ने मम्मी को रोका और पूछा कि आखिर क्या हो गया। मम्मी ने बताया कि उन्होंने ऊपर एक औरत को बैठे हुए देखा है। उसके बाल खुले थे, आंखें थोड़ी सी बड़ी थी, अपने पैरों को फैला के ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि कोई छोटा बच्चा, और वो मम्मी को कुछ सेकंड तक देख रही थी। जब मम्मी ने ये बात बोली
और मैंने और दीदी ने सुनी। तब मैंने मम्मी को दोबारा बताया कि मम्मी यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर कोई औरत है या उसकी आत्मा जो कि घूम रही है। पापा को इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद मम्मी को भी हो गया। ऐसे ही फिर मम्मी को 2-3 और एक्सपीरियंसेस हुए कि रात में कोई टहल रहा है, चूड़ियों की लगातार हल्की हल्की आवाज़ आती रही। कई बार तो मम्मी को ऐसा भी लगा कि जैसे ऊपर कोई किसी से बातें कर रहा हो या अपने में ही पतली आवाज़ में बोल रहा हो। मुझे भी ऐसे कई एक्सपीरियंस हुए। रात के वक्त तो मैं ढंग से पानी पीने भी नहीं उठता था, जबकि मुझे प्यास लगती थी। लेकिन पापा को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे मम्मी की और दीदी की तबीयत खराब होना चालू हो गई। बुखार अपने आप आता था। वो लोग अचानक से रात में डर जाते थे। डॉक्टर को दिखाते वक्त ये भी पता नहीं चलता था कि आखिर उनको बुखार आया क्यों है, बल्कि वो लोग तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं थे। पापा को भी लगने लगा कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। उन्होंने अपनी कंपनी में अर्जी डाली और जहाँ पर पापा का ऑफिस था उसी से 2-4 गली छोड़ के एक मकान किराए पे ले लिया और फिर हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो गए। उस सेकंड फ्लोर को भी बंद कर दिया गया। जब पापा से पूछा गया कि वहां पर हम लोग क्यों नहीं रहते थे, तो पापा ने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस अपनी कंपनी को यह बताया कि मम्मी की तबीयत वहां पर खराब रहती थी, वो घर कुछ खास ठीक लगा नहीं, उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं। लेकिन उस घर के ऊपरी फ्लोर पर कुछ ना कुछ तो जरूर था जिसके बारे में हमें नहीं पता था। वो बंद था। शायद ऊपर अभी भी किसी की लाश हो या फिर ऊपर किसी आत्मा को बंद किया हो। क्या सही था क्या गलत हमें नहीं पता, लेकिन ये घटना वहां पर लगातार घटती रही, इसलिए हम लोगों ने उस घर को बदल दिया। तो दोस्तों ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूं जो कि मुझे लिटिल जी ने भेजी है। उन्होंने ये घटना मुझे इलाहाबाद से भेजी है। उनका कहना है कि ये घटना उनकी माता जी के साथ घटी थी और अब आगे ये घटना मैं आपको लिटिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। वैसे तो मेरा नाम अभिनव है, लेकिन मेरे घर में सब लोग मुझे लिटिल बोलते हैं क्योंकि मैं सबसे घर में छोटा हूं और मेरा वैसे ही नाम भी पड़ गया। यह घटना मेरी मम्मी के साथ घटी थी जब उनकी उम्र करीब 16 साल की थी। दरअसल मम्मी की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से हुई है। वो ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं। उनकी पढ़ाई बस 12वीं कक्षा तक ही हुई है। यह घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो 8वीं कक्षा में थी। कहते हैं कि भूत प्रेतों की शक्तियाँ रात में बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती हैं और दिन के वक्त दोपहर में भी उनकी शक्तियाँ किसी एक सीमित समय के बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ रहती हैं। वो शायद दोपहर से 12 से 3 का ही वक्त होता है। एक बार ऐसे ही मई जून का महीना था। मम्मी अपने स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का ही वक्त था और धूप बहुत ज़्यादा थी। मम्मी अपनी सहेली अजीता के साथ घर लौट रही थी। तभी उनकी सहेली ने बोला कि उनको बहुत जोर से प्यास लगी है। घर के रास्ते लौटते वक्त एक बाग पड़ता है जहां पर एक पुराना सरकारी नल लगा हुआ था। वहां पर कोई भी नहीं था। मम्मी और अजीता उसी बाग के सरकारी नल पर पानी पीने के लिए गई थी। उस समय उनके पास एक झोला था जो कि जूट का बना हुआ था, जिसमें वो लोग अपनी कॉपी किताबें रखा करती थी। उन्होंने उस जूट के बोरे को एक पेड़ की टहनी पे टांग दिया जो कि काफी छोटा पेड़ था। वो आम के बाग का पेड़ था और उस आम के बाग के चारों तरफ बड़े बड़े गन्ने के खेत थे। वो लोग वहीं पर कुछ देर तक बैठ के पानी पी रही थी। मम्मी अपने साथ खाने के लिए थोड़ा भूजा लेकर आई थी जो कि चावल का बना हुआ था और वो लोग वहीं पर बैठ के उसे खा रहे थे। तभी अजीता ने बोला कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर घर चला जाए। मम्मी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, जल्दी घर चलते हैं वरना पिताजी मारेंगे। अजीता ने कहा कि थोड़ी देर आराम करते हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है। अजीता लेटे लेटे सो गई थी और मम्मी कुछ देर तक वहीं पर ही बैठी हुई थी। तभी उस वक्त वो बाग जो कि चारों तरफ गन्ने के खेतों से घिरा हुआ था, उस खेत में से अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ एक औरत की थी और वो औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। जैसे लग रहा था कि उस औरत को किसी ने पकड़ रखा हो या फिर उसको किसी तरह की कोई चोट लग गई हो। मम्मी को उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी और वो दूर खड़ी उन्हें देख भी रही थी। मम्मी उस औरत को बुला रही थी कि वो बाहर आए ताकि वो मदद कर सके, लेकिन वो औरत वहीं पर खड़े हुए अपने हाथों को बढ़ा के मम्मी को बुला रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि आखिर वो गन्ने के खेतों से बाहर क्यों नहीं आ रही है। मम्मी ने बताया था उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा गंदी थी।
और ये चीज़ उन्हें साफ साफ धूप की चमकती हुई रोशनी में दिखाई दे रही थी। वो इतनी धूप में वहां पर क्या कर रही थी कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर तक तो मम्मी उसे देखती रही, फिर वो थोड़ा बहुत खेतों से बाहर आके खड़ी हो गई, लेकिन वो बाग के अंदर नहीं आ रही थी, उसी धूप में खड़ी थी। धीरे धीरे मम्मी को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। उनकी सहेली अजिता काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। उन्होंने उसे जगाया और उस औरत को दिखाया। अजिता ने भी उस औरत को देखा और वो वहीं पर ही खड़ी थी। धीरे धीरे उस औरत ने दोनों लोगों को अपने पास बुलाया। वो औरत उन दोनों का नाम भी जानती थी। उस औरत की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, मम्मी से भी ज़्यादा छोटी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो थी कौन। पता नहीं क्या हुआ, अजिता की नज़र उसके नाखूनों पर चली गई। वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन फिर भी उसने उसके नाखून देखे। आम महिलाओं के हिसाब से उसके नाखून काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और ये चीज़ उनकी सहेली ने देख ली थी। चिल्लाते चिल्लाते वो औरत उन दोनों का नाम और तेजी से बुलाने लगी। उन लोग को और ज़्यादा शक हुआ कि आखिर उस औरत को इन लोग का नाम पता कैसे है। तभी वो औरत धीरे धीरे बाग के अंदर आने लगी और जब वो बाग के अंदर आ रही थी तब उसके पैरों पे नज़र पड़ी। हल्के फुल्के टेढ़े थे, उसके हाथ थोड़े से ज़्यादा लंबे और लंबे हाथों पे लंबे नाखून, काले रंग की साड़ी, लंबे बाल और चेहरा बहुत ज़्यादा गंदा। आंखें बड़ी बड़ी और दांत थोड़े से बड़े थे। उसको देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गई थी। चिल्ला के बाग से भागने लगी। उन्होंने अपना झोला भी वहीं पर ही छोड़ दिया जिसमें किताबें थी। मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और उनकी दोस्त भी। भागते वक्त वो लोग रास्ते में 2-3 बार गिर भी गए, जिसकी वजह से उनके पैरों में चोट आ गई थी। लेकिन वो डायन या वो भूत जो भी थी धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच गई जहां पर वो पहले लेटे हुए थे। वहां पर पहुंचने के बाद उसने थोड़ा सा उनका पीछा करने की और कोशिश की और उसके बाद वो लोग भागने लगी। भागते हुए जब वो लोग अपने घर पहुंची, जब वो लोग रास्ते में भाग रही थी तो उन्हीं के स्कूल के कुछ लड़के साइकिल से घर की तरफ जा रहे थे। उन लड़कों ने देखा कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं, तब उन्होंने उन लड़कों को वो चीज़ दिखाई और बताई भी। वो लड़के मम्मी और उनकी सहेली को बैठा के उसी जगह पर लेकर गए जहाँ पर उन्होंने उसको देखा था। वहाँ से वो औरत गायब हो चुकी थी और उनका वो झोला जिसमें कॉपी किताबें थी उसको बुरी तरीके से फाड़ दिया था। अचिता की सारी कॉपी किताबें बुरी तरीके से फटी हुई थी और मम्मी का झोला नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ठीक ठाक था। जब वो लोग उस झोले को उठाकर लेकर गए तो उस पर उस औरत के निशान भी बने हुए थे और साफ साफ देख के लग रहा था कि नाखूनों से उस झोले को फाड़ा गया है। जब ये चीज़ उन लोगों ने देखी तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस दिन के बाद से वो लोग उस जंगल में और उस दिन के बाद से वो लोग उस बाग में कभी भी नहीं रुके और ना ही दोपहर के वक्त वो लोग वहाँ से गुजरते भी थे। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।